हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। ठीक है, आज से यही क्लास स्टार्ट होंगी, फिजिक्स की भी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसे शेयर भी कर देना जो क्लास 12 में बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ठीक है। और इसमें हम पूरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उस फील्ड्स के बारे में और काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो हमारे चार्ज हैं, जब वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, हम जो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो कितनी आपस में जो फोर्स जो है उत्पन्न करते हैं, यानी फॉर्म करते हैं, फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं। तो हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन है, जिसकी वजह से उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में या फिर ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है राइज हो जाती है, यानी उत्पन्न होने लगती है, फॉर्म होने लगती है, ठीक है। यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका सिर्फ हमें क्या, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? कोलम्ब, ठीक है। और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, ये पहली क्लास में पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और ई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब, ठीक है। उसके बाद जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने भी चार्जेस का नाम दिया था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उन्होंने इनका नामकरण दिया था कि चार्ज दो, जो चार्ज दो हैं वो जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस में मान लो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। अगर वही मैं बात करता हूँ अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेंगे। बहुत कॉमन सी चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। जो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज़ नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो छोटा सा है, पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या आएगी? जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि दो काइंड ऑफ चार्जेस है, कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उसी को हम पोलैरिटी बोलते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। तो जैसे मैंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन पायनियर थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा। तो उन्होंने ये पाया कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं ग्लास रॉड के ऊपर, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ सिल्क के साथ रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर प्लास्टिक रॉड पे वूल को हम रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था नेगेटिव था। तो समझ में आया कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिफाइन किया था। उसके बाद हम अर्थिंग और सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग मीन्स, जैसे कि आप जानते हो, अर्थिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे जितने भी घरों में अप्लाइंसेज होते हैं, जो भी हमारा एमसीबीज होता है या फिर जो भी सप्लाई आती है, उन सब में 3 वायर्स होते हैं। एक लाइव वायर जो कि रेड कलर का होता है और जो कि करंट को लेके आता है, मतलब सोर्स से हमारे घरों में आता है। न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर में, जो कि करंट को वापस भेजता है। और अर्थ वायर क्या होता है? जो कि ग्रीन इन कलर होता है, जो कि कनेक्ट होता है एक मेटल प्लेट से। उस मेटल प्लेट को क्या करते हैं? अर्थ के अंदर डाले रखते हैं, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, तो उसका जो पूरा जो चार्ज है, यानी जो करंट है, वो पूरा ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। और उसी करंट को मोमेंट्री करंट भी बोलते हैं, और यही हमारा ग्राउंडिंग और अर्थिंग भी कहलाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? मान लीजिए हम कोई अप्लायंस चला रहे हैं और उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर हम कोई लाइव वायर टच कर देते हैं, या फिर लाइव वायर को जो है वो मेटेलिक बॉडी से टच हो जाता है किसी भी अप्लायंस की पे, तो वो जो है चार्ज जो होगा उसका वो पूरा अर्थ में चला जाएगा, और विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस और विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी। यानी वो जो पूरा करंट होगा वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, वो अर्थ उसे एब्जॉर्व कर लेगी करंट को, और हमें भी ह्यूमंस को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है।
आगे जो टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से जो कि चार्ज बॉडी को, यानी चार्ज बॉडी को नहीं, जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है किसी भी बॉडी के ऊपर। बेसिकली आपको मैं इंस्ट्रूमेंट जो इसका डायग्राम है इसके थ्रू समझाता हूँ कि होता क्या है कि इसमें हमने एक बॉक्स लिया जो कि मेटल केस है, ठीक है, जो यहाँ ले रखा है, बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बना हुआ है। तो हमने क्या किया, अर्थ मेटल केस लिया, फिर उसमें एक इंसुलेटर फिट किया और एक ब्रास कैप ली, जो ऊपर से लगाई ब्रास कैप, और ये जो पूरा जो रॉड से दिख रही है आपको ब्रास की रॉड है। अब ब्रास की रॉड पे क्या होगा, जो ऊपर वाला सरफेस है इस पर हम प्रेस करेंगे, मान कोई भी चार्ज बॉडी को हिट करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी को हिट करेंगे तो हिट करना, मान लो हमने हिट यहाँ पे किया, हिट करने से क्या होगा, जो टोटल जो चार्ज है वो ट्रैवल करता करता वो नीचे आ जाएगा, जो कि यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा, गोल्ड लीफ लगी हुई है। इसे हम एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और गोल्ड लीफ भी, जो जब चार्ज यहाँ से आएगा तो ये जो गोल्ड लीफ है ये इस तरीके से डाइवर्ज होना शुरू होंगी। तो जितना ज़्यादा डाइवर्ज होंगी, मान लीजिए इतनी डाइवर्ज होगी, तो इसे डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये इतनी ज़्यादा डाइवर्ज होंगी। तो इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि हमारी इस बॉडी के अंदर चार्ज आया था और कितने अमाउंट का चार्ज आया। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेता हूँ इसमें, वैसे आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद इन 2 गोल्ड लीव्स अटैच टू इस बॉटम, जो नीचे गोल्ड लीव्स लगी हुई थी। फिर व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, जो ऊपर वाली जो ब्रास कैप जो लगी हुई थी, जब यहाँ पे चार्ज बॉडी लगाते हैं हम तो वो पूरा जो चार्ज है ट्रैवल करता करता नीचे आ जाता है और डाइवर्ज होने लगती हैं वो लीव्स, और यही है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और एक लाइन और देख लीजिए अच्छे से, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जितनी ज़्यादा डाइवर्ज होगी लीव्स उतना ही जो चार्ज होगा, मतलब उसमें ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी बहुत इजी टॉपिक है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू कह सकते हैं या फिर जो एनसीईआरटी में जो मेथड दे रखा है उसी के थ्रू समझेंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि हमने 2 मेटल बॉडीज़ लिए हैं, जो ये सर्कल ले रखे हैं 2 ये लिए हैं, और इसे इंसुलेटिंग सरफेस के साथ जो है अटैच कर दिया और आपस में ये जोड़ दिए, दोनों ए और बी बॉडी को जो है आपस में टच कर रखा है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है कि सेकेंड स्टेप में हमने कोई चार्ज बॉडी ली, जो चार्ज बॉडी जो बनी हुई है यहाँ पे कोई भी हो सकती है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो जो मेटल सरफेस है, जो 2 बॉल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल पे रहेंगे ही, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने से ये होगा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होंगे वो, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो भी पॉजिटिव होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे। बेसिकली इन्हें इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो यही रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट में ये है कि वही जो चार्ज रॉड है उसे हमें अभी हमने वही रहने दिया, और ए और बी को क्या है अलग अलग जो लगा दिया, इसे अब टच नहीं करना। तो यहाँ पे जो स्पेस है, अब हमें ये चीज़ जो है मेटल सरफेसेस को टच नहीं करना है, दूर दूर रखना है। दूर दूर रखने के बाद क्या होगा, फिर मेटल रॉड को आप हटा दीजिए। हटाने से क्या होगा कि इस पर जो हमारा चार्ज था ए पे वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो बी पे था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और हमने फाइनली जो फिफ्थ स्टेप में, इसके अंदर तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई ए, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो यही होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। समझ में आया चार्जिंग बाई इंडक्शन कैसे हुआ, कि हमने इस पॉजिटिवली रॉड की हेल्प से इन दोनों बॉडीज़ को चार्ज कर दिया। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर्स विल ईच बी इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया है, और थ्योरी लिखनी होगी तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं हमारे। पॉइंट चार्जेस क्या है कि अगर जो चार्ज बॉडीज़ हैं उनका साइज़ छोटा हो जाए और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, तो हम इन चार्जेस को एज एन पॉइंट चार्जेस मानने लगते हैं। ये डिस्टेंस बीच का ज़्यादा हो जाए और इनकी जो साइजेस हैं चार्जेस का वो छोटा हो जाए, तो वही हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एडिटिविटी ऑफ द चार्ज मीन्स कि अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, मान लो ये पूरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम, और इसमें चार्जेस हैं, कोई नेगेटिव चार्ज है और कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इन चार्जेस को ऐड करके हम अपने पूरे सिस्टम के चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज हैज़ नो डायरेक्शन बट हैज़ मैग्नीट्यूड। देखो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी भी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो डिफरेंस है चार्ज और मास में, कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि पहला तो टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट वन इज़ चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज इज़ कंजर्व्ड मतलब पूरी अगर सिस्टम की बात करते हैं और हमने यहाँ इसमें एक बॉडी थी, फिर दूसरी बॉडी को इसकी हेल्प से चार्ज किया, फिर इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी को चार्ज किया, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर जो चार्ज जो है कोई नया चार्ज नहीं आ रहा है, वही सर्कुलेट होकर एक ही बॉडी के अंदर वो फॉर्म हो रहा है, और ना तो वो नया क्रिएट हो रहा है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसमें
जो हम बोल सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है कंजर्व्ड है। व्हेन वी रब टू बॉडीज़ what one body gains the other body loses within an isolated system consisting of many charge bodies, यानी एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी चार्ज बॉडीज़ हैं। ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ अमंग बॉडीज़ चार्जेस मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एक दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूट तो हो सकते हैं लेकिन जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहेगा, वो कहीं ना तो ख़त्म होगा ना फिर कोई नया बनेगा, वो जो चार्ज पहले से ही था बॉडी के ऊपर वो उतना ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल टू एन ई, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है Q इक्वल टू एन ई, एन इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, और ई का हमें पता ही है, इस पर ई की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.602192 इंटू 10⁻19। फिर हम इससे ये चीज़ भी मान सकते हैं कि एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यानी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10⁻18। ये चीज़ समझने के लिए ऐसे है कि जैसे हमने यहाँ दिया है ई की वैल्यू 1.6 दी है, तो हमने क्या किया, जो 1 कूलम की वैल्यू निकाल दी। 1 कूलम की वैल्यू निकाली मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये डिवाइड में चला गया 1.602192 इंटू 10⁻−19। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है जो कि आपको पढ़ना होगा, तो उस एग्जाम्पल का जो यूज़ है इसके थ्रू हम कर सकते हैं उसे। फिर 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻- कूलम होगा और 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहती है कि जो मान लो कि लेटेस्ट कंसिडर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। कूलम्स लॉ ये कहती है कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, और वो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो इन वैक्यूम तो हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², वेयर K इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, K की वैल्यू भी आगे हम डिफाइन करेंगे जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। अगर हम चार्ज को Q1 इक्वल टू Q2 1 कूलम ले लेते हैं, यानी यहाँ पे Q1 और Q2 1 कूलम लिया और R की वैल्यू हमने 1 मीटर ले ली, तो K की वैल्यू इतनी निकलती है अकॉर्डिंग टू SI यूनिट्स। ये एनसीईआरटी ने ही दी है वैल्यू। ठीक है, और हमारी फोर्स भी फिर इसी हिसाब से 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। देखो कैसे, Q1 Q2 की तो 1 हो गई, R की स्क्वायर की वैल्यू 1 मीटर होगी और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगी, तो फोर्स भी तो इतनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपनी कन्वीनियंस के लिए हम जो क्या यूज़ करते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई F साइलेंट नॉट, इससे जो प्रोनाउंस करेंगे वो F साइलेंट नॉट होगा। ठीक है, E की तरह है ये, इस तरीके से इसे F साइलेंट नॉट बोलेंगे। और वैसे इसकी जो अगर इसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और बेसिकली K की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ में पुट करी। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या थी कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K, तो कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 अपॉन R²। अब K की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। और F0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 C फॉर कूलम्ब न्यूटन मीटर M⁻²। ठीक है, आप इजीली इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं खुद से भी इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, इसकी वैल्यू को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली अगर एग्जाम में आती है तो वो टेबल में दी होती है पूरी वैल्यूज़, फिर भी आप इससे जो है ध्यान रख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स किस तरीके से निकालेंगे। मान लो कोई एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, अभी हमने इसमें चार्जेस को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं दिया है, मान लो सिर्फ हम इसे चार्ज मान रहे हैं, तो बीच की कोई दूरी होगी वही चीज़ पढ़ेंगे अभी, है ना। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस यूजिंग द कूलम्स लॉ। बेसिकली जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, हमने एक दो चार्जेस लिए हैं, एक Q1 लिया है, एक Q2 लिया, और हमने एक O पॉइंट ले लिया जहाँ से R1 और R2 है, इनके बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ से हमने R21 लिया, R21, और इधर से जो ऊपर दिया हुआ है R12 है। बेसिकली मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये सब। तो सबसे पहले बारी बारी पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। देखो जो यहाँ पे F12 दी हुई है, F12 का क्या मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, जो फोर्स है चार्ज Q1 के ऊपर किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वो क्या है, F12। और फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, जो Q1 की वजह से जो फोर्स Q2 पे लग रही है वो हमारा F21 है, और इसी तरीके से जो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से लग रही है फोर्स वो F12 है।
समझ में आया F1 और F2। इसी तरीके से हमारे ये जो R12 जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 1 ऑन चार्ज 2, इसी तरीके से इसका है, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। बेसिकली आपको थोड़ा सा जो इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा लेट अस कंसीडर, आप अपनी जो फेयर कॉपी में लिखेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्जेस डिस्टेंस अपार्ट बाय ए सम डिस्टेंस r, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज़ F12, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। उसकी वजह से उसके बाद जो है ये लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज़ गिवन बाय द F12, तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²2 1। देखो r²2 1 क्यों आया, अगर हम फोर्स F12 की बात करते हैं, फोर्स F12 तो कोलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये तो रहेगा ही, ठीक है, और Q1 और Q2 चार्ज भी रहेंगे। फोर्स F12 यानी इस तरफ फोर्स लग रही है, और यहाँ से जो फोर्स आ रही है, जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है R21 आ रहा है, ठीक है, R21 जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो हमने इसे डिस्टेंस माना है पहले वाले केस के लिए, इसके लिए R21 के लिए, ठीक है। F21 के लिए इसे मानेंगे R12 को। तो पहली क्वेश्चन ये हो गई, और ये जो है R कैप 21 है जो कि यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन दिखाने के लिए। इसी तरीके से F21 का निकाला हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो हमने पिछली फिगर में दिया हुआ है, और ये वाली चीज़ जो है ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, R21 क्या है और R12 क्या है। बेसिकली यहाँ R1 होना चाहिए था, और वैल्यू ऑफ R21 क्या होगी, R2 माइनस R1, और R12 की वैल्यू R1 माइनस R2। बेसिकली डिस्टेंसेस हैं, और इनकी बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन शो कर रहे हैं चार्जेस की, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होगा, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि R यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर R अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। और इस समय चीज़ पता लगती है कि R21 इक्वल टू माइनस ऑफ R12, ठीक है। और इसी तरीके से जो फोर्सेज हैं एक दूसरे के ऊपर जो लग रही हैं वो जो है नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है होने की वजह से कॉलम्स लॉ एग्री करती है न्यूटन्स की थर्ड लॉ के साथ भी, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली। और ये जो मेथड है अलग अलग बुक्स में अलग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो आपको जो भी समझ में आता है उससे कर सकते हैं। बेसिकली आपको याद ये रखना है, याद इस तरीके से रखना है कि दो चार्जेस ले लिए मान लो Q1 Q2, और बीच में R डिस्टेंस ले लिया, तो इस चार्ज फोर्स होगी और इस पे फोर्स अलग होगी। इस पे जो फोर्स होगी इस चार्ज की वजह से होगी, और इस चार्ज पे जो फोर्स होगी वो इस वाले चार्ज की वजह से होगी, ठीक है। और बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अब मान लो अभी तो हमने दो चार्जेस की बात करी थी, अब बहुत सारे चार्जेस आ जाएं तो क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस। मान लो वहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं किसी एक सिस्टम के अंदर, जैसा कि यहाँ डायग्राम दिया हुआ है आपको। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यानी सारी फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देते हैं एक ही बार में, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली किसी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं और हम टोटल फोर्स फाइंड करते हैं तो सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से मतलब कि वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो पहली बार में देखते हैं, देखो मैं डायग्राम समझा देता हूँ मैं। एक चार्ज हमने Q1 लिया इधर, एक Q2 और Q3 लिया। डिस्टेंस हमने Q2 के साथ यहाँ पे R2 लिया है, Q1 के साथ R1 लिया और Q3 के साथ R3 लिया, ठीक है। Q2 से लेके Q1 के बीच जो दूरी, देखो फोर्सेस किस तरीके से आ रही हैं, जो हम Q1 के साथ ही अभी लेंगे। इसमें जो भी फोर्स निकालेंगे अभी सिर्फ Q1 के ऊपर निकालेंगे, ना Q2 पे ना Q3 पे। तो Q1 की जो चार्ज Q1 है इस पे जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, वो तो हमारी क्या है F12। जो चार्ज Q1 है और जो फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर, वो हमारा F13 है, ठीक है। और जो टोटल फोर्स है वो F1 है। तो बेसिकली देखें तो हम सिर्फ Q1 के ऊपर ही जो फोर्स लग रही है वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²12, और ये हमारा पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है, पोजीशन ही डायरेक्शन शो करने के लिए। और ऐसे ही F13 निकाल दिया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिया और फिर R12 लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टोटल फोर्सेस को ऐड कर दिया। टोटल फोर्सेस को ऐड करने का क्या मतलब है कि F1 इक्वल टू, जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, F13 प्लस F12, ठीक है। तो जो हमारा टोटल फोर्स है ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3,
F12 प्लस F13, तो ऐड किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। लेकिन मान लो कि अभी तो हमने 3 चार्ज इसी लिए थे, जो कि Q1, Q2 और Q3 थे। मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर रहे, लेट n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, F1 F2 F3 F13 प्लस Fn, और हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एक कंबाइंड फार्मूला बनेगा, F1 इक्वल टू Q1/4πε0। देखो Q1 तो सब पे सेम है, क्योंकि Q1 ही एक फोर्स है, Q1 ही एक चार्ज है जिसके ऊपर हम पूरी फोर्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो Q1/4πε0 समीशन ऑफ i टेंड्स टू 2 और Qi/r², 1i, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये चीज़ जो है ये r² 1i है, जहाँ i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये वेक्टर सम है जो कि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से किया है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करो, लाइक करो, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ जो क्लास 12th में हैं, जो अपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को, जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे जो अगला पार्ट है वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से आप इतना ही पढ़िए, पहले इसके नोट्स बनाइए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।